अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। आज जुमातुल मुबारक का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का खूबसूरत और बाबरकत दिन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स लाए। ऑन दैट नोट शो का आगाज़ करते हैं। शो का आगाज़ करने की टॉप स्टोरीज़ के साथ अखबारात क्या कहती हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और साथ साथ हमारा जो दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा शिपिंग इंडस्ट्री पर, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि ट्रेड से मुंसलिक है और इसको दरपेश चैलेंजेस क्या क्या हैं इस पर बात बहुत कम की जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे अपने अपने दूसरे सेगमेंट में। साथ साथ तीसरा सेगमेंट होगा जो हर पाकिस्तानी और शायकीन क्रिकेट सुनना और देखना चाहते हैं, वो है वर्ल्ड कप के जो बड़े अपसेट्स हुए हैं उससे हम डिस्कस करेंगे। और ख़ासतौर पर आज का जो पाक ऑस्ट्रेलिया मैच है वो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दोनों बहुत ज़बरदस्त और मंजी हुई टीमें हैं और बहुत ज़बरदस्त हरीफ हैं। तो देखना है कि क्रिकेट का ये जो मैदान आज सजेगा उसमें कौन मार्का मारेगा, इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ जी शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं विद एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। कल हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर साहब का जो दौरा चीन था वो बहुत अहमियत का हामिल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा और बहुत ही मुफीद दौरा कहा जा रहा है इसे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की चीनी सदर शी जिनपिंग से, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन मुआशी चैलेंजेस से और जिन हालात से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है उसमें ये दौरा बहुत मुफीद साबित हो सकता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने चाइना के किरदार को सीपेक की मद में बहुत सराहा और चाइनीज़ किरदार को आलमी सतह पर भी बहुत अहमियत का हामिल कहा, क्योंकि जो अब मौजूदा सूरत हाल है दुनिया की, चाहे वो बायलैटरल टाइज हो या फिर जिस तरह की जो जंगी सिचुएशन है ख़ासतौर पर फ़लस्तीन की, उस पर भी बातचीत हुई। पीएम साहब ने कहा कि बेल्ट एंड रोड जो मंसूबा है वो दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निकलने का एक वाहिद रास्ता है और यकीनन पाकिस्तान जो सीपैक की अहमियत को भी समझता है और साथ साथ जिस तरह चाइना का किरदार रहा है उसे भी बहुत सराहा गया। हमीद सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट। हमीद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा चीन है, बहुत सारी नज़रें थी इस मुलाकात पर, बहुत इंपॉर्टेंट ये दौरा रहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हुमैर, पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसकी मिसालें तो पूरी दुनिया में दी जाती हैं जी, क्योंकि ये एक इतनी मजबूत और पायदार दोस्ती है कि न सिर्फ वो आलमी सतह पे नज़र आती है जी, बल्कि इसके असरात जो हैं वो इलाके की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर भी पड़ते हैं। ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि दिफाई मैदान में अगर पाकिस्तान के दोस्तों का अगर जिक्र करेंगे तो जी, चीन जो है वो सबसे आगे नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा ख़ास तौर पे सीपेक पाकिस्तान चाइना जो इक्तसादी राहदारी है उसके बाद जो है दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान और चाइना के इस मंसूबे पर लगी हुई हैं जो यकीनन एक ऐसे हम कह सकते हैं कि इस इलाके की तकदीर बदल देगा। जब मुकम्मल तौर पे सीपेक पर अमल दरामद हो जाता है तो उसके बाद जो है न सिर्फ पाकिस्तान की जो तस्वीर है वो और ख़ूबसूरत हो जाएगी बल्कि हमारी जो इक्तसादी हालात इस वक्त बड़े मुश्किल मरहले के अंदर चल रहे हैं यकीनन वो भी बेहतर होंगे। तो ये दौरा जो है उन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जो चाइनीज़ क़यादत के साथ सदर साहब के साथ जो मुलाकात है उसके भी मस्बत असरात जल्द पाकिस्तान में नज़र आएंगे। और इस दौरे के हवाले से मैं एक और ख़ास बात करूँगा, हम क्योंकि हमारा सिंध से ताल्लुक़ है तो सिंध के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि कराची सर्कुलर रेलवे जो है मंसूबा वो अब मैच्योर हो गया है। इस दौरे में जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे पर भी फाइनलाइज जो चीज़ें थी उनको किया गया है। उसके अलावा ML1 और दीगर जो जिन मंसूबों पे काम जारी है वो अब मज़ीद बेहतर भी होगा और उनकी रफ्तार भी तेज़ करने पर जोर दिया गया है। तो यकीनन ये दौरा जो है उसके असरात हमें बहुत जल्द नज़र आएंगे और ये दोस्ती जो है इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से जो पूरी दुनिया की नज़रें उस सरज़मीन पर और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उस हवाले से भी दोनों मुल्कों का जो स्टैंड है उसको भी दुनिया जो है वो कदर की निगाह से देख रही है कि दोनों ममालिक जो हैं वो बजाय इस तनाज़े को हवा देने के बजाय जो है वो
किसी मुतनाज़ा किरदार अदा करने के, दोनों जो है यकीनन इस वक्त एक बेहतर अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं और कोशिशें भी जारी हैं कि कहीं ना कहीं जो ख़ास तौर पे मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको उजागर किया जाए और दुनिया की ज़मीर को उसको बेदार किया जाए कि कम से कम जो सालों से फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं उनको किसी तरह रुकवाया जा सके। सही। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि जी बहुत अंधा एतबार करते हैं और ये जो ताल्लुकात हैं पाक चाइना के, ये कोई ख़राब नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, यकीनन इसमें कोई भी ऐसा एक्स फैक्टर या कोई भी ऐसी फ़ॉरेन इंसर्जेंसी नहीं हो सकती या ये ताल्लुकात जो हैं वो उसे ख़राब नहीं कर सकता। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में ही बैठा हुआ एक बहुत बड़ा दुश्मन हमेशा इस तरह के हथकंडे लगाता रहता है कि वो सबोटाज कर सके इस पूरे प्रोसेस को, पीस प्रोसेस को ख़ास तौर पे। जी उमेर, ख़ास तौर पे इंडिया जो है ना वो तो हर महाज पर, हालांकि हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें, हमारा मौक़िफ़ देखें पूरी दुनिया के सामने है कि मसला कश्मीर हो या दुनिया के दीगर जो हल तलब मामलात हैं, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह रहा है और उस मौक़िफ़ को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हमेशा इंडिया की तरफ से इस तरह की साजिशें की जाती हैं। और ये जो सीपेक जब से ये प्लान हुआ उस वक्त से लेकर अब तक हर तरह से कोशिश, न सिर्फ ये बल्कि इन मनसूबों के अंदर जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने हायर करके, रा की इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ के हालात भी ख़राब करने की कोशिश की गई, चाइनीज़ को टारगेट किया गया। उसके अलावा भी अमन अमान की सूरत हाल जो है वो इस तरह बताई गई दुनिया के सामने कि भाई पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे ये सीपेक का मंसूबा जो है इस पर अमल नहीं हो सकता। तो यकीनन इंडिया और कुछ और ममालिक हैं, वो भी हमारे दोस्त ममालिक भी हम उनको कहते हैं, लेकिन उनकी आलमी ताकतें हैं जिनको ये दोस्ती जो है वो रास नहीं आ रही, वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि जब हमारी दोस्ती और मज़ीद मजबूत होगी तो यकीनन उन लोगों को तकलीफ होगी। आज पाकिस्तान उनका मोहताज नहीं है। आज पाकिस्तान, चाइना क्योंकि हमारा ब्रदर मुल्क है, हमारा पड़ोसी भी है, हमारा बाएतमाद दोस्त है, इसलिए हम उस पर जो है अंधा एतमाद कर सकते हैं। क्योंकि इसकी एक वजह भी है कि आज तक चाइना ने पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है, आज तक पाकिस्तान को। और कहीं पर भी चाइनीज़ की ना फॉरेन पॉलिसी हो या कुछ आप दिफाई मामला देखें, दीगर आलमी लेवल के जो मामलात हैं आप उनमें देखें तो पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमेशा चाइना ने हिमायत की है। और चाइना और पाकिस्तान जो है एक अच्छे दोस्तों की तरह न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि आलमी जो फोरम है वहाँ पर भी साथ हैं। सही। अच्छा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल और भी मुलाकातें की जिनमें हमने देखा कि उनकी जो चाइनीज़ कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, फिर उसके बाद पावर चाइना के जो सीईओज़ थे उनको भी एड्रेस किया, और यकीनन जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं ख़ासतौर पर पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, वो भी डिस्कशन ज़ेर बहस आई। कितना मुफीद समझते हैं कि ये ख़ासतौर पर जो बड़ी कंपनीज़ हैं चाइना में जो पावर को भी देख रही हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन के निज़ाम को भी देखती हैं, उनसे ये जो एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसको किस नज़र से देखते हैं? जी यकीनन इससे मुल्क में सरमायाकारी होगी और हमारे जो जारी मंसूबे हैं पावर्स के उनको भी वसअत मिलेगी। हम अगर पाक चाइना दोस्ती का जिक्र करते हैं तो यकीनन पावर सेक्टर में भी बिन कासिम थर्मल पावर स्टेशंस को देख बहुत बड़ा कॉपरेशन की, बहुत बड़ा कॉपरेशन है। वहाँ के जो एक्स्ट्रा प्लांट्स जो लगे, एक तो पहला प्लांट था, उसके बाद जो दूसरा और तीसरा प्लांट लगा वो चाइना ने लगाए हैं। और उसके अलावा भी हमारी पावर सेक्टर में जो है चाइना ने बहुत मदद की है। अब भी कुछ मंसूबे ऐसे बनाए जा रहे हैं जिन पर अमल दरामद होने से यकीनन पाकिस्तान के जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, जो मसाइल हैं, वो हल होंगे और इस दौरे के दूररस मस्बत असरात इंशाल्लाह नज़र आएंगे। राइट, बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, करंट अफेयर्स पे भी अब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है या नवाज शरीफ साहब की वापसी। कहा 24 घंटे तक कह रहे हैं जी कि तक 24 अक्टूबर तक इनफैक्ट उन्हें गिरफ्तार ना करने का हुक्म है अदालतों की तरफ से, मौजूद अदालतों ने। ज़ाहिर है क्योंकि ज़ाहिर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो कि जिसमें कोई इंतशार की सियासत या फिर इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो, तो एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की वापसी नून लीग के लिए ख़ास तौर पर किस तरह देखते हैं आप? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एक अहम सियासी शख्सियत है और यकीनन उनकी पार्टी जो है वो अब आखिरी हुकूमत भी अगर आप पॉलिटिकल देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी।
तो उनकी वापसी जो है वो यकीनन सवालिया निशान थी। अब वो यकीनी हो गई है क्योंकि 21 तारीख को मियां साहब पाकिस्तान की सरजमीन पे अपना कदम रखेंगे और हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि यकीनन उनका आना जो होगा वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तजर्बेकार सियासतदान है, हम 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जी पाकिस्तान के। 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके अलावा अगर न्यूट्रल होकर हम मुल्की हालात को देखेंगे तो मैं तो इसको पॉजिटिव करार दूंगा, क्योंकि जब भी नून लीग का जो भी इक़्तिदार उनको नसीब हुआ है उसमें इक़्तिसादी हालात पाकिस्तान के जो है वो थोड़े बहुत बेहतर हुए हैं और हमारी जो मईशत है वो थोड़ी सी फलती फूलती नज़र आती है। तो अगर इसको सहारा देने के लिए मियां साहब के पास कोई प्लान है, कोई मंसूबा है, तो यकीनन वो अवाम के सामने, क्योंकि आम इंतखाबात करीब है, उनको अवाम में जाने का अगर मौका मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये उनकी ख्वाहिश भी थी कि किसी तरह से। लेकिन असल सारी चीज़ें जो हैं वो अदालती उससे रवैयों पर और अदालती केसेस के ऊपर जो है मुनहसर हैं कि वो मियां साहब के मुकद्दर का क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन के हिसाब से तो वो सज़ा याफ्ता एक शख्स है। लेकिन जब तक उनको अदालतों से अब ज़मानत तो मिल गई है, एक हिफाजती ज़मानत, लेकिन केसेस का क्या होगा अब इसके बारे में कुछ कहना जो है वो यकीनन कबल अज़ वक्त होगा। तो उनको ये अच्छी बात भी है कि वो आ रहे हैं और अपना केसेस का सामना करेंगे। अब अदालतें देखते हैं कि वो क्या इनके केसेस का फ़ैसला करती हैं और यकीनन अगर मस्बत फैसले आए, अगर उनको कोई जिस तरह से उनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए कि माजी में उनको निशाना बनाया गया, उनसे उनको टारगेट किया गया, उसमें कई शख्सियात के नाम भी वो लेते हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये अब अदालतों को डिसाइड करना है कि मियां साहब का फ्यूचर क्या है और मियां साहब का आने वाली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कितनी हद तक किरदार होगा। अगर वो मुकम्मल तौर पे उनको रिलीफ मिलता है तो वो यकीनन अवाम के सामने होंगे, अपना प्रोग्राम भी लेकर जाएंगे, अपने जो ख्यालात हैं वो भी लोगों के सामने पेश करेंगे और फिर यकीनन फैसला तो अवाम ने करना है बिल्कुल आने वाले इंतखाबात। अच्छा, चूंकि अगर नून लीग के मौक़िफ़ की बात करें तो इस वक्त वो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्की हालात बेहतर कर सकते हैं या उनके पास एक मुआशी प्लान मौजूद है। इस हवाले से दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम सियासत में देखते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें जो कि नहीं करते अग्री डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन अगर नून लीग के एजेंडा को देखें तो वो मेन जो एजेंडा इस वक्त है ऑन द पेपर्स या इन फ्रंट ऑफ द इंटायर नेशन जो उन्होंने रखा है, वो ये कहते हैं जी कि मुआशी चैलेंजेस ख़ास तौर पर पाकिस्तान को बैक ऑन द ट्रैक ले आएंगे जो 2016-17 का पाकिस्तान था। इसे किस तरह देखते हैं? हमें असल में इस पे अगर हम डिटेल में अगर बात करेंगे तो इस वक्त जिस नहज पर हैं पाकिस्तानी मईशत के हालात, तो वाज़ेह प्लान तो अभी तक किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कोशिशें ही हो सकती हैं कि भाई इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, क्योंकि देखें ना, अब इस वक्त मैं फिर वही तारीफ़ करूँगा कि जो मौजूदा निगरान हुकूमत है या उसके अलावा हमारे अस्करी इदारे हैं, उनकी थोड़ी सी कोशिशें, ख़ासतौर पे हमारे सुपर सालार ने दिफाई महाज से हटकर थोड़ा सा ये हमारी मुआशी महाज को थोड़ा संभाला, तो आप उससे देखें कि कितने पॉजिटिव असरात। डॉलर जो तकरीबन 350 को छू रहा था, वो डॉलर अब नीचे आना शुरू हुआ और 275 और डेली बदतरीज नीचे आता जा रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है और उसके यकीनन मस्बत असरात हो रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल जो है, अब इतनी मुआशी माहिरीन ही इस पर ज़्यादातर वो बता सकेंगे कि ये क्यों हुआ था। वो माफियाज जिन्होंने पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने की कोशिश की, जिन्होंने मसनूई तौर पे डॉलर को जो है वो बढ़ाया, उसके रेट्स बढ़ाए इतनी हद तक कि यहाँ से जो बाहर बैरून मुल्क बच्चों को पढ़ाने वाले लोग थे वो बेचारे सर पकड़ के बैठ गए थे कि भाई अब क्या होगा, कैसे करें, क्यों करें। पाकिस्तानी रुपए की दुनिया में कोई इज्जत नहीं थी, कोई कदर नहीं थी हमारी। तो यकीनन इस तरह के अगर कोई इक़दामात, कोई अच्छा प्लान, कोई ख़ासतौर पे बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर अगर मुआशी बहाली की कोशिशें की जाती हैं अवाम को साथ लेकर, क्योंकि अवाम भी जो है वो उनका एक अहम किरदार है, तो यकीनन उसके मुस्तकबिल में जो है कोई अच्छे असरात नज़र आएंगे। लेकिन कुछ कहना कबल क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी तौर पर, उन्होंने भी जो परसों बातें की हैं, अब वो इस वक्त कह रहे हैं कि भाई जो हल्के हैं हमारे ताकतवर हल्के, उनकी नज़र में जो है वो इस वक्त मियां साहब फेवरेट हैं, लाडला तक उन्होंने कह दिया। तो अब सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे। बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स, बहुत
अजीब किस्म की कैफियत, और जितना अफसोस किया जाए जिस तरह की इसराइल की जो बर्बरियत का मुजाहरा है खुलेआम सरेआम, और जो आलमी ताकतें हैं जिस तरह इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं इस पूरी सिचुएशन में, इतने दिन खाना पानी बिजली बेसिक नेसेसिटीज़ से महरूम रखना, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है जो आलमी ताकतें हैं उनके उनके सामने है, यूनाइटेड नेशंस भी खामोश है इस पूरी सिचुएशन। फ़लस्तीनी इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, आप अल्फाज जो है ना वो साथ नहीं देते, बिल्कुल क्योंकि वो मनाजिर अगर कोई इंसान अगर होगा जी, तो यकीनन उसके ज़मीर उसको जो है वो झंझोड़ेगा कि बिल्कुल, भाई ये क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं। जो बच्चों के साथ किया जा रहा खासतौर है, पे बच्चों के खवातीन के साथ, साथ जो और किया जो जा रहा अस्पताल वाला जो जी, वाकया हुआ है, बहुत हॉस्पिटल ज़्यादा। को टारगेट किया गया, बहुत डिस्टर्बिंग एक महज़िब अंदाज जो होता है, खासतौर पे जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एम्बुलेंसेस का ख्याल किया जाता है, बच्चों का, औरतों का, हॉस्पिटल्स हैं, तालीमी कुछ एक- इदारे हैं। जी, हाँ, जी, लेकिन ये इंसानियत से गिरे हुए जो अमल हैं वो इसराइल की तरफ से किए गए हैं, और यकीनन पूरी दुनिया जो है वो गमगीन भी है। ये मनाजिर अगर कोई साहिब औलाद है या कोई जी, मुसलमान ख़ास तौर पे जो है वो तो देख नहीं सकता। बिल्कुल। यकीनन पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए। इंसानी जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मुजाहरे करते हैं, हमारी छोटी छोटी चीज़ें उनको जो है वो नज़र आ जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म हो रहा है जी, और दुनिया का ज़मीर जो है वो इस वक्त खामोश है, सोया हुआ है। ये यकीनन जो है वो इस वक्त मेरे नज़दीक जो है वो गैर इंसानी सलूक है, और आलमी ताकतों को, ख़ासतौर पे अमेरिका का रवैया मैं कहूँगा कि वो इस वक्त बड़ा मायूस कुन है। मुकम्मल तौर पे इसराइल का साथ देना, कल भी सलामती काउंसिल में बिल्कुल जो वीटो किया गया अमेरिका की तरफ से, यकीनन मेरे ख्याल में जंगबंदी की करारदाद, तारीख में इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, जी, क्योंकि फ़लस्तीनी इस वक्त पुकार रहे हैं, न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को पुकार रहे हैं। इंसानी जो भी हुकूक की बात करने वाले लोग हैं उन सबको पुकार रहे हैं कि आए हमारी मदद करें। वहाँ पर पानी बंद, ये तो वही करबला वाला जो वाकया है जो इमामों के साथ किया गया, ये उसी तरह की सूरत हाल है। मासूम बच्चों को टारगेट किया गया, लेकिन मैं इस वक्त उनके जज्बे को सलाम पेश करूंगा। छोटा बच्चा हो, औरत हो या वहाँ के नौजवान हो, जब वो जाते जाते भी जो है ना वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखते हुए डटे हुए हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं, और जो जिंदा लोग जो उनके आस पास हैं उन सबको कह रहे हैं कि हार नहीं माननी, बिल्कुल ऐसी हिम्मत पकड़नी है और अपनी जानों के, और हम सब उनके साथ हैं। हमारे दिल, हमारी सोच सब उनके यकीनन साथ। पाकिस्तानियों का दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है, और हमारे तो कई लोग हैं जो जाना भी चाह रहे हैं जी, बिल्कुल। कि इस सूरत हाल में जिहाद समझ कर हम जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ मामलात हैं, मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से। राइट जी, हमीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमीद सुमरू साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे शिपिंग इंडस्ट्री पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। कोई छक्का मार दे या कोई विकेट उड़ा दे या फिर कोई कैच गिरा दे, होगा ये सब डिस्कस। शो है गेम उठा दे, ओनली ऑन पीटीवी होम।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हम बात कर रहे थे जी शिपिंग इंडस्ट्री पर। जिस तरह चैलेंजेस की बात की जाती है या ट्रेड की बात की जाती है, तो मेरा ख्याल शिपिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा मीडियम है कि जहां से ट्रेड ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में जो रूट्स हैं वो खुलते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, लेकिन मगर चैलेंजेस की अगर बात करें तो इस पर बात नहीं की जाती, बहुत कम इसे डिस्कस किया जाता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के मुताबिक पाकिस्तान की जो 90% ट्रेड है वो समंदरी रास्तों से होती है और एक वसी जो सर्वे है उसके मुताबिक कहा गया कि दुनिया भर की जो ट्रेड है वो सी रूट्स के थ्रू होती है, यानी समंदरी रास्तों से होती है। तो यकीनन एक बहुत बड़ा गेटवे है टू द एंटायर वर्ल्ड। और किस तरह ये इंडस्ट्री काम करती है, इसे चैलेंजेस क्या क्या दरपेश हैं, आज इसे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूनुस सुमरो साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूनुस साहब, ये बताइएगा कि अमूमन डिस्कस नहीं किया जाता, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जैसे खामोश अंदाज से काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इससे चैलेंजेस और बहुत से ऐसे मसाइल हैं। ज़रा वो हमसे शेयर करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो पीटीवी का और आपका शुक्रिया कि हमारे लिए पाकिस्तान की ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है जी शिपिंग, और उस सिलसिले में आज आपने हमें मदद किया है। नो डाउट इसमें कोई शक की बात ही नहीं कि दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो सी रूट से हो रही है। राइट। और उसी चैलेंजेस को निमटने के लिए दुनिया ने अब रियलाइज़ किया है कि अब एक बार फिर जो है हम जिस तरह हम सी पैक रोड नेटवर्क पे जा रहे हैं, तो दुनिया सारी इस बात पे काम कर रही है कि सी रूट से अलावा जो है रोड नेटवर्क को भी मजबूत किया जाए, तो उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी रिड्यूस किया जा सके और क्विक सर्विस जो है जी वो भी चलती रहे। जहाँ तक पाकिस्तान की ट्रेड की शिपिंग के हवाले से जो सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशनल फ्लैग पाकिस्तान नेशनल शिपिंग जो है वो किरदार अदा नहीं कर सकी जितना ट्रेड हमारा ग्रोथ किया, कंटेनराइज कार्गो बढ़ता गया, मगर हमारी नेशनल फ्लैग कंपनी जो है वो उसको मीट नहीं कर सकी। और हमारा भी मोर देन 90% ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल शिपिंग कंपनीज़ के हाथों में है, जिसमें हमारी मैं स्टार्टअप लूँगा जिसमें हमारी पूरी पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो हाईजैक हुई हुई। राइट। अच्छा यूनुस साहब, मैं अगर चूँकि बात करूँ, क्योंकि ज़ाहिर है चैलेंजेस तो हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ अगर हम ट्रेड इंडस्ट्री की बात करें, इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल ये इंडस्ट्री की वज़ारत ट्रेड अगर पाकिस्तान की नहीं होगी तो हमारे मुआशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। एक तासुर के मुताबिक ये समझा जाता है कि ये बहुत महंगी ट्रेड है थ्रू सी रूट्स और बहुत टाइम टेकिंग भी है। इस हवाले से क्या किया जाता है कि इसे क्विक भी बनाया जाए और फिर उसके बाद देखिए इसके जो है ना, इसे बेहतर भी बनाया जा सके? इसके जो है ना 3-4 हम पोर्शंस में ना इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला पोर्शन इसका होता है फ्रेट। राइट। देखिए फ्रेट जो है ना वो इंटरनेशनली जो है वो रूट करता है, उसमें 5-10% प्लस माइनस तो हो सकता है, मगर इतना बड़ा जो है ना, जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ती हैं, जो कोविड में जो अगर फ्रेट जो है वो चाइना का हमारा $1000 था तो वो $8,000-9,000 तक भी पहुंच चुका था, फिर रिड्यूस हो गए वो जो अपनी नॉर्मल उस पर आ चुका। इसके बाद उसका आते हैं हमारे लोकल चार्जेस। लोकल लाइन के चार्जेस जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में शिपिंग चार्जेस हैं, दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जो चार्जेस हमसे यहाँ कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद अगर वो उसकी डिले हो जाता है तो कंटेनर चार्जेस हैं, उसकी एक अलग से नई दुनिया है जिसको हम मतलब बयान करने जाएं तो हम जो है थरथरी कांपती है कि जो चार्जेस लिए जाते हैं हमारे गुड्स से ज़्यादा जो है ना वर्थ जो है उसके कंटेनर रेंट्स की हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चौथा पोर्शन आ जाता है हमारा लोकल, हमारे जो टर्मिनल्स हैं वो भी क्योंकि शिपिंग से जुड़े हुए उसको भी हम जो है उसी से शिपिंग से लेते हैं, तो उनके चार्जेस भी जो है हमारे पास जो है वो नॉर्मल चार्जेस से वो ज़्यादा हैं। राइट। पर सबसे ज़्यादा हमें जो हिट कर रहा है दैट इज़ द लोकल शिपिंग चार्जेस एंड देन जो है कंटेनर डिटेंशन चार्जेस। ये दो चीज़ें ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली अब मैं उस तरफ आऊँगा कि पाकिस्तान जो है हम पिछले 20-25 सालों से इसको जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से ये इतना कैंसर होता जा रहा है। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसमें थोड़ी सी जो है वो तेज़ी नहीं दिखा सका और इनका कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है, तो उसके लिए जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डू वॉट एवर दे वांट। जितने चार्जेस ये चाहें हम जो है वो ट्रेड हम फंसे हुए होते हैं, जो चार्जेस वो चाहते हैं वो कहते हैं और हमें देने पड़ते हैं, और उनका एटीट्यूड इस तरह होता है कि हम जो है वो कोई अलग मखलूक हैं और हम पाकिस्तान के ट्रेड जो है वो एक अलग मखलूक है। राइट। अच्छा
रियल टाइम ट्रैकिंग की अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पे भी आता है। अमूमन सामान भेज तो दिया जाता है या फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो ट्रैकिंग का निज़ाम है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में देखते हैं, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के बाद इस निज़ाम को थोड़ा बेहतर नहीं हो जाना चाहिए था? इस पर क्या काम किया जा रहा है? नहीं, बहुत बेहतर ट्रैकिंग सिस्टम जो है ना वो तो ठीक है, मासवा इसके 1-2% ऐसे कोई इंसिडेंट होते हैं जिसमें जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट हो या पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हो, जिसमें 1-आधा% का कोई चांस है जिसमें हमारी कंटेनर्स की मिसप्लेसमेंट नज़र आती है, राइट, या मिस हैंडलिंग उसमें होती है, या वो जो डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाता है मगर उसकी जो लीगल प्रोसीजर्स के बगैर जो है वो गुड्स उनको हमारे एक्सपोर्टर्स को, रिसेंटली भी हमारे पास 1-2 केसेस आए हुए हैं जिसमें हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, उनको जो है रेमिटेंस नहीं मिली और गुड्स पोर्ट से वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। वो तो नॉमिनल बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। जितनी हमारी कंटेनराइज का वॉल्यूम है जी, मगर अब जो है टेक्नोलॉजी के बाद जो है ना, जैसे ही हम पोर्ट ऑफ लोडिंग से जो है जी, या कराची से कंटेनर जो है वो लोड होते हैं शिप पे, उसके बाद फीडिंग वेजल होते हैं कि अब वो सिस्टम गया कि कराची से कोई गुड्स जाते हैं अमेरिका, वो डायरेक्ट वेजल नहीं होते जी, वो फीडिंग वेजल होते हैं। कराची से कंटेनर ने पिक करके दुबई ने भेजना है, दुबई से सिंगापुर ने भेजा जी, जी। है, तो इस तरफ इनके फीडर वेजल चलते हैं और वो जो है ट्रैकिंग में हर ऑल टाइम मौजूद होते हैं। किस टर्मिनल पे कंटेनर, दुनिया के किस टर्मिनल पे कंटेनर पड़ा होता है वो ट्रैकिंग में अवेलेबल सही। होता है। अच्छा यूनुस साहब, एक और बड़ा मसला जो कि हम देखते हैं, इसे करप्शन कहा जाए या फिर इस अंदाज से, क्योंकि अंडर इन्वॉइसिंग का जो इशू है, अमूमन ये बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश रहते हैं। FBR भी बहुत काम कर रहा है इस पे, और भी दीगर इदारे, ख़ासतौर पर कस्टम्स हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी ये जो अंडर इन्वॉइसिंग का इशू है, इसे किस तरह देखते हैं आप, चूँकि यू आर द एक्सपर्ट हियर? जी हाँ, देखिए अंडर इन्वॉइसिंग जो इंटरली शिपिंग एंड पोर्ट एंड शिपिंग से एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये भी हमारे बहुत से नासुरों में से एक नासुर ये भी है, और उसकी बहुत सी बड़ी वजह जो अगर उसको हम जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, मगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से वो इतना पेनिट्रेट हो चुका था, तो हमारे लीगल बिजनेस को जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से वो उसको हिट कर रहा था। और उम्मीद है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जब इसको जो है ओवरकम कर लेगी तो अंडर इन्वॉइसिंग वाले मामलात में भी जो है वो आई थिंक अब तो बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान की ट्रेड जो पिछले 25-30 साल से जो है ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो पाकिस्तान के लोकल बिजनेसमैन उससे आउट हो चुके थे। अब उनको एक उम्मीद हो चली है कि हम अपनी कमोडिटीज़ जो हम अपनी कमोडिटीज़ थी, जो हमारी अपनी एजेंसी थी, जो हमारा अपना गुड्स होते थे, वो हम किसी वाया किसी दूसरे परचेज करके हम सेल करते थे। ठीक है, अब उनको होप चली कि हम अपनी ट्रेड खुद करना शुरू कर देंगे। सही। अच्छा यूनुस साहब, जो सिक्योरिटी का निज़ाम है उसे किस तरह देखते हैं? क्या क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जो तरसील का निज़ाम है ख़ासतौर पर शिपिंग इंडस्ट्री में, क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का, या फिर इसे विद टाइम इसे भी कंट्रोल किया जा चुका है? नहीं, मेरे ख्याल से सिक्योरिटी ऐसा शिपिंग के मामले में राइट, पाकिस्तान की तक, पाकिस्तान की पोर्ट तक, पाकिस्तान की पोर्ट्स पे तमाम पोर्ट्स पे जो है ना पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किरदार अदा कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली कोई हो जाए, मगर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ने करम किया हुआ है कि ऐसा कोई मसला जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से हम कराची पोर्ट्स पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूँ शिपिंग चार्जेस और हर्डल्स के हवाले से, तो हर्डल्स हैं क्या क्या यहाँ पे? अब आ गए ना। और अगर शिपिंग चार्जेस की बात की जाए तो वो भी थोड़ा सा डिस्कस करें हम। सर, इस वक्त तकरीबन अप्रैल 2022 से हमारे पास जो है वो डॉलर की जो है डेफिशिएंसी शुरू हुई, राइट, जिसकी वजह से स्टेट बैंक्स ने ना कुछ उसको जो है वो रुकावटें थी कि हमें जो है वो डॉलर्स नहीं मिल रहे थे। जब वो डॉलर्स नहीं मिल रहे थे, LCs नहीं खुल रही थी, बैंक से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे, तो लाजमन जो कंटेनर्स पोर्ट पे जो है वो रुकना था। महीना 2 महीने तक, जो 3 महीने तक जो है वो हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। और उसके बाद उसके चार्जेस इतनी हद तक ज़्यादा बढ़ गए थे जो किसी सूरत में उसको लो बेयर करना बहुत मुश्किल काम था। मगर क्योंकि हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी, लोगों ने बड़ा मुश्किल दौर गुजारा है। एक कंटेनर पे हमने जो है ना, हमारे कंटेनर की कास्ट अगर हम लोकल मार्केट में अगर वो 2.5 लाख रुपए का अवेलेबल है, हमने 25-25 लाख रुपए एक कंटेनर पे जो है कंटेनर रेंट दिए, 10 टाइम्स मोर देन द कॉस्ट ऑफ द कंटेनर्स। बिल्कुल ठीक, राइट, बिल्कुल। तो अब जो है कुछ सूरत हाल जो है बेहतर होती जा रही है, मगर अब भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा ये शिपिंग के हवाले से जो चार्जेस है ना, वो मैं दोबारा वापस उसी सब्जेक्ट पे आऊँगा कि शिपिंग में चार्जेस एंड कंटेनर रेंट
हमारी मईशत के लिए बहुत बड़ा नासूर है। हो सकता है गवर्नमेंट आके रियलाइज़ करे कि क्या अफगान ट्रांजिट हमारी मईशत के लिए नासूर था Right. या ये शिपिंग चार्जेस जो है हमारी मईशत के लिए नासूर हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद यूनुस समरू साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग शुक्रिया अस। जनाब। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही और उम्मीद करते हैं ये जो सेक्टर है मजीद बूम करे, आगे बढ़े और चैलेंजेस मजीद दरपेश जो हैं वो कम हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे क्रिकेट पर। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। छा गया है हर तरफ क्रिकेट का जनून, शाहीन ही जीतेंगे, मैच हो सुबह या फिर आफ्टरनून। कुछ हंसी मजाक, कुछ सवालात और कुछ प्रेडिक्शन। बल्ला घुमा दे, सीटी बजा दे और हर डाउट मिटा दे। और मिलके बोलें, गेम उठा दे। ओनली ऑन पीटीवी होम। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। काफी अरसे के बाद शी इज मेकिंग एन अपीयरेंस ऑन टीवी, द आइकॉनिक फिल्म स्टार मुमताज बेगम। बाल संवार दिए, शीशा पकड़ लिया। फिल्मों में काम करोगी तो मुझे तो शौक था, तो उसमें स्टेज शो था एक, मैं परी बनी। जिस तरह की लार्जर देन लाइफ फिल्म्स बनती थी, सब लोग हैरान हो गए। द टैलेंटेड ज़ीशान बारी। मोर पैशनेट अबाउट ड्रामास, और मुझे तो शुरू से ही शौक था। इतना बड़ा नाम है आपकी वालदा का। मुझे ले चल मुझे कहीं ले चल, यहाँ से सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट पर, क्योंकि हर पाकिस्तानी और शायकीन क्रिकेट खास तौर पर ये सुनना और देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म करेगी आने वाले मैचेस में। खास तौर पर भारत के खिलाफ हम थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन बहरहाल वो अब माजी है, आने वाले जो गेम्स हैं उन पर फोकस करना है। साथ साथ हम देखते हैं जी कि जो सबसे बड़ा टाइटल है क्रिकेट का इस वक्त वो जारी और सारी है। वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, उसमें हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े अपसेट्स सामने आए, जिसमें हमने देखा अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया। ये यकीनन दो बहुत बड़ी मंझी हुई टीम्स थी जिनको इन कमज़ोर टीम्स ने, कमज़ोर तो नहीं कहेंगे खासतौर पर, लेकिन बहरहाल फिर भी एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान उस तरह की मंझी हुई टीम्स नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये दो बड़े अपसेट्स थे। और साथ साथ जो पाकिस्तान का आज मैच होने जा रहा है, बहुत बड़ा मैच है, बहुत सारी नज़रें हैं। पाकिस्तानी टीम चाहती है कि वो जीते, पाकिस्तानीज भी यही चाहते हैं कि वो जीतें, लेकिन आज जो जाहिर सी बात है जो अच्छा खेलेगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी, वही टीम मैदान मारेगी। बहरहाल जी हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। महमूद रियाज साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। महमूद साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल महमूद भाई, आपकी एनर्जी और आपकी जो बात करने का अंदाज़ है हम उसके फ़ैन हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आज का मैच है खासतौर पर, फिर हम अपसेट्स पे आएंगे और उसके बाद ज़रा भारतीय रवैये को भी डिस्कस कर लेंगे। आज का मैच किस तरह होता देखते हैं, किस टीम को एज है? पाकिस्तानी बीमार भी हैं थोड़ी सी टीम में, ये आवाज़ें भी आ रही थी कि बीमारी भी बहुत ज़्यादा है, फिटनेस के मसाइल कुछ खिलाड़ियों को फ्लू भी हुआ और उसके बाद हमने देखा फ़खर को इंजरी भी हो गई है, तो यकीनन अपसेट है। पाकिस्तान को आज का मैच जो है मैं समझता हूँ कि बड़ा डू एंड डाई वाला है और आज पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। सही है। पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका है, जिसमें से पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया और उसके बाद जो श्रीलंका को हराया, वो बहुत अच्छी विन थी कि हाईएस्ट चेज जो था पाकिस्तान ने किया। लेकिन पाकिस्तान का जो मैच होता है ना,
वो भारत से होता है। बिल्कुल। और एक आम तासुर है सही। कि जी आप भारत से जीत जाएं, भले वर्ल्ड कप हार हाँ, जाएं, सही तो बात है। हमारे बैक ऑफ माइंड में यही चीज रहती है। तो आज जो है अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फतह होगी, और उसके बाद फिर अगले 2 मैचेस होंगे। और फिर अभी अगर हम देखें दोनों टीमों का अगर हम मवाजना करें तो ऑस्ट्रेलिया 5 दफा वर्ल्ड कप जीत चुका है और पाकिस्तान ने 1 दफा जीता है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान नंबर 1 है, तो नंबर 4थे नंबर की टीम है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस वक्त जो है वो ग्रुप के अंदर हम पाकिस्तान 4थे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6ठे नंबर पर। गो के दोनों का जो रन रेट है वो मनफी है, तो मेहनत दोनों को करनी। लेकिन आज जो है फिर खबरें कुछ ये भी आ जा रही हैं कि शादाब को जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा और उसकी जगह उसामा मीर जो हैं, एक स्पिनर की कमी जो महसूस हो रही थी। लेकिन बात ये है कि वही आपको सोचना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि मतलब किसी टीम का वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए। जी, मतलब वाइस कैप्टन तो वो की प्लेयर होता है जो कि मेन टीम का खिलाड़ी होता है, और अब वहां जाके 3 मैच के बाद आप कह रहे हैं कि जी शादाब को, तो फिर ले जाना नहीं चाहिए था शादाब को। और जब जहां से जा रहे थे टीम सिलेक्शन को तनकीद का निशाना बनाया तो उस वक्त भी यही कहा गया था। तब कप्तान बाबर आजम ने कहा कि नहीं, ये अगर शादाब नहीं परफॉर्म करेगा तो उसे तब्दील कर देंगे। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप एक पाकिस्तान का वाइस कैप्टन है, उसको तब्दील करके दूसरे को लाना, तो ये एक चीज अच्छी नहीं होती। या तो आप नायब कप्तान पहले रिजवान को बना देते या किसी और को बना देते। तो आज का मैच बड़ा अहम है। महमूद साहब, आप क्या समझते हैं? इसी सवाल से मैं करना चाहूंगा इसी बात से, शादाब की जगह बनती थी या नहीं बनती थी? देखिए, शादाब की जगह नहीं बनती थी। इब्रार को इनको सिलेक्शन में करना चाहिए था, जो कि ट्रैवलिंग प्लेयर के तौर पर साथ ट्रैवल कर रहे हैं। राइट। अगर आप पहले आप देखें कि उस प्लेयर को आपने नहीं खिलाया जिसको काउंटी माहिदा कर रही है, ठीक है, और हमने डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल मैचेस में देखा कि बिल्कुल एक मतलब वो एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग उनके घर भी गए, जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं तो यकीनन वो खिलाड़ी को अपसेट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी क्रिकेट सर्किट में इस किस्म के नए बॉलर आते हैं और मेगा इवेंट्स होते हैं जिनकी बॉलिंग जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पहले नहीं खेली होती, तो हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके खिलाफ खेलते हुए बड़ा मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि अबरार को जो है इनको मेन स्क्वाड में रखना चाहिए था, ना कि वो ट्रैवलिंग प्लेयर के तौर पर सिर्फ साथ जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलिए ये तो आज के मैच की बात की हमने, क्योंकि ज़ाहिर है मैं डिस्कस करना चाहूँगा 2 बड़े अपसेट्स, खासतौर पर जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और फिर उसके बाद नेदरलैंड्स ने हराया साउथ अफ्रीका को। आप इन अपसेट्स को किस तरह देखते हैं? क्योंकि पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है इन 2 अपसेट्स ने। देखिए, वर्ल्ड कप के अंदर जो टीम आती है अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेटबैक तो ये है कि जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जिन्होंने जीते, जिनको काली आंधी कहते थे, वेस्ट इंडीज, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो 50 ओवर की जो क्रिकेट है, वनडे जिसको क्रिकेट हम कहते हैं जी, ये बड़ी मुश्किल क्रिकेट है। राइट। इसलिए कि ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो लीग्स खेल रहे हैं, 20-20 ओवर का खेलते हैं। 20-20 ओवर के अंदर बॉलर को कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शॉर्टर वर्जन होता है, बॉल जैसी भी वो कराता है, बैट्समैन को रन लेने ही लेने, उस पे बैट्समैन जो है वो ज्यादा गलती करता है। ठीक है। लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर बॉलर हो या बैट्समैन हो, जब तक उसको अपने खेल पर कमांड नहीं होगी वो उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। 50 ओवर के मैच में बैट्समैन को कोई जल्दी नहीं होती है कि उसने रन करने, तो बॉलर के लिए जरूरी होता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होनी चाहिए कि वो बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर करे। राइट। अच्छा, यही पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट, बड़ी क्रिकेट अरसे से उन्होंने नहीं खेली है, जो 50 ओवर की बहुत कम, जबकि एशिया कप भी था, सब कुछ था। लेकिन पाकिस्तान टीम अगर प्रैक्टिस में होगी और स्किल्स जो है ना, देखिए नाम बड़े बड़े हैं सारे, आप हारिस रऊफ की बात करते हैं, छोटी टीमों की आपने बात की, यकीनन वो भी क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आए। और आप देखें कि नीदरलैंड की टीम में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, और अफगानिस्तान में तो एग्रेशन जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भारत से नहीं खेल, भारत और पाकिस्तान में इतना एग्रेशन नहीं है जितना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो टीमें सारी खेलती हैं, प्लेयर अफगानिस्तान के पास बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर नीदरलैंड के जो मेन 3 खिलाड़ी थे वो पहले साउथ अफ्रीका से खेलते रहे, उसके बाद उन्होंने वहां से खेला, तो वो समझझते भी थे बेहतर इस साइड को, वो साइड को समझते थे। तो ये चीजें हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, जो भी उस दिन अच्छा खेले और डेवलपमेंट कर ले, टीमें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे से आती हैं और ऊपर बढ़ती हैं और फिर वो बड़ी टीमों का मुकाबला करती हैं। अच्छा महमूद साहब, क्योंकि आप आए हैं आज, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था, मैंने बैक ऑफ द माइंड कहीं ये था कि अगर पाकिस्तानी बैटिंग ऑर्डर की बात करें, पावर प्ले को स्लो क्यों खेलते हैं? क्यों बाकी टीम्स की तरह, जिस तरह हमने देखा ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया खास तौर पर पावर प्ले को बहुत अच्छा खेलता रहा, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेल रहा है, साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे रन्स ऑन द बोर्ड लगाए, अगर 100 कर लेते हैं
शुरू के 10 ओवर्स में, तो मेरा ख्याल बाकी जो रन रेट है वो बेहतर हो जाता है। हम लोग क्यों स्लो खेलते हैं? देखिए बाकी जो टीमें ना उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत मजबूत है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, बाबर करेगा या फिर आपके रिजवान करेगा, और अगर बाबर बीमार हो गया तो फिर आप रह जाएंगे। तो यही वजह है कि ये दोनों के दरमियान, जबकि आप देखें सऊद शकील ने भी बहुत अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक ने भी खेला, लेकिन पाकिस्तान टीम ऐसा है कि फैंस भी हो, मैनेजमेंट भी उन पर रिलाई नहीं करती। ठीक है, हमारे बैक ऑफ माइंड में यही रहता है। और फिर बाबर आजम कप्तान है, उनसे जो सबसे बड़ी शिकायत यही है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचते। जब बॉलिंग चेंजिंग करनी हो, 30 ओवर अगर उन्होंने लगा दिए फास्ट बॉलर, तो वो फास्ट बॉलर करते रहेंगे। जो साबिक क्रिकेटर इम्प्रोवाइज करने से घबराते हैं। हाँ, इम्प्रोवाइज करने से घबराते हैं। अब मॉडर्न डे क्रिकेट देखें, इंग्लैंड ने जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को वो लेके गए, कितना फास्ट पेस कर दिया है, कितने रन बनते हैं। तो अब आप ये देखें कि यही चीज है। और अगर आप जदीद जो तकाजे खेल के उनके साथ अमांग नहीं होंगे, आपकी ज़हनी चाबुक दस्ती नजर नहीं आएगी, ग्राउंड के अंदर आप एनर्जेटिक तो यकीनन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ बैटिंग करते हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में जिस तरह की हम शार्पनेस कप्तान हम देखा करते थे कि पाकिस्तान में इमरान खान थे, या उसके अलावा भी हमने देखा कि मोइन बड़े अच्छे डिसीजन लेते थे, राशिद लतीफ हो गए, वसीम अकरम थे। ये जो कप्तान थे ये बड़े डेयरिंग किस्म के जो है वो डिसीजन लेते थे। आपको बाज़ औक़ात जाके किसी ऐसे आदमी को बॉलिंग देनी पड़ती है कि वो पार्टनरशिप ब्रेक कर सकता है। ये वो जो बाबर आजम की कप्तानी जो है, वो जो क्रिकेट के एक लगे बंदे असूल हैं कि 30 ओवर तक आपने फास्ट बॉलर से कराना है, फिर 10 ओवर स्पिनर आएंगे, ये आएंगे। कुछ तब्दीलियां जो ग्राउंड और पावर प्ले को उसके हिसाब से देख के खेलना पड़ता है। पावर प्ले जो है आप देखें दूसरी टीमें उसका बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करती हैं और वह रन करते हैं। पाकिस्तानियों की प्लानिंग जो है वहां पर ऐसा लगता है कि कुछ शेकी होते हैं और अपना क्लियर नहीं होता इनका माइंड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, मैं इंडियन कंट्रोवर्सीज की तरफ आऊंगा जरा। जो शायकीन क्रिकेट का रवैया है खास तौर पर, उसके बाद जो भारतीय हुकूमत का रवैया है, इतना बड़ा इवेंट था, इतना बड़ा टाइटल था, एक तरफा किस्म की सिचुएशन पैदा कर दी गई। चाहे वो इंडिया का कोई भी मैच हो, हमने देखा कल भी इंडिया बांग्लादेश के मैच में बंगाली स्पेक्टेटर्स नज़र ही नहीं आ रहे थे, और यही सिचुएशन पाकिस्तानी मैच में थी, पाकिस्तान इंडिया के मैच में। क्यों भारतीय जो खास तौर पर हुकूमतें हैं वो इस तरह का किरदार अदा कर रही हैं, या फिर अगर बीसीसीआई की बात करें, क्यों एक तरफा किरदार अदा? भारत ने, लोग कहते हैं, लेकिन भारत ने इस सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल। एशिया कप में आप देखेंगे पाकिस्तान पूरा एशिया कप जो है वो जे शाह की हट धर्मी की वजह से बारिश की नजर हुआ, कोई खेल का मजा नहीं आया। बिल्कुल। यही अब देखेंगे भारत शायकीन क्रिकेट कौन सा, शायकीन क्रिकेट तो सिर्फ भारत के हैं। पाकिस्तान से आप देखें 5 के 6 सहाफियों को वीजे दिए, कोई दूसरे नहीं गए। यही हाल उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया है। मतलब इंतहा है कि वो एक चाचा बशीर जो बेचारा अमेरिका से ट्रैवल करके हैदराबाद गया, एयरपोर्ट पर उसने टीम का इस्तकबाल किया, उससे झंडा ले लिया। अब वो जब अहमदाबाद जाता है, भाई आप कहते हैं अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है 1,10,000 कैपेसिटी का, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। भाई अगर 1,10,000 थे, 10,000 जो है वो पाकिस्तानी होते तो एक रंग आता। क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि तमाशाई दोनों, आपने बिल्कुल नारे नहीं लग रहे। तभी तो देखें मिकी आर्थर ने कहा कि ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप नहीं है, कोई बायलैटरल सीरीज है। बिल्कुल। तो भारत के बिल्कुल बहैसियत सहाफी भी हम मजम्मत करते हैं, बहैसियत शायकीन क्रिकेट भी हम भारतीय जो रवैया है उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आप यही देखें कि अभी तक क्राउड नहीं आया, सिर्फ पाक भारत मैच जो हुआ है क्योंकि वो देखना चाहते हैं। अगर शायकीन क्रिकेट आते एक मेला पाकिस्तान नहीं करता कभी, अगर ये मैचेस पाकिस्तान तो बैलेंस होता है, क्राउड यहाँ पे बैलेंस होता है। आप देखें कराची में टी शर्ट बिक रही हैं, भारतीय कलर की जो है वो टी शर्ट बिक रही हैं। हमारे यहाँ तो कोई जिसे कहना चाहिए ताने नहीं दिए जाते, तशने नहीं दिए जाते, और एक हम बड़े अच्छे कोहली को पसंद करते हैं लोग, हर आदमी कोहली को पसंद करता है। कल आप देखें उसने जिस तरीके से सेंचुरी की है, बिल्कुल, तो वो अब सब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रिस्पांस यहां से भी था। मवाजना ही आपका बाबर आजम का और स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप होनी चाहिए ना। तो भारत ने मुकम्मल तौर पे जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से जो है वो बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। उनके अपने मफादात हैं और उससे क्रिकेट की रूह को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि आईसीसी जो है वो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई की एक जेली तंजीम है। और सब जे शाह हो गए, राजीव शुक्ला हो गए, और इंडियन बीसीसीआई जो है उनके आगे घुटने टेक देते हैं। एक तो उनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, सही जो मिलता है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इन सबको भी मिला के उतना रेवेन्यू नहीं मिलता जितना कि भारत को मिलता है। तो भारत जो है वो अब अपनी टर्म जो है वो डिक्टेट करता है। जब वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करता है तो वो फिर क्रिकेट की खूबसूरती खत्म हो जाती है। आप देखें ना, पिन ड्रॉप साइलेंस मैच के अंदर कि बाबर के कवर ड्राइव पे कोई तारीफ ही नहीं कर रहा, कोई झंडा नजर नहीं आ रहा, बल्कि नारे उल्टे नारे लगाए गए, वहां पर उल्टे नारे लगाए गए। अब यही वजह, आज देखें आज बेंगलोर के अंदर है,
अब आज क्या क्राउड होता है, आज भी ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को बहुत ज्यादा आ सकेंगे। यही वजह है कि खिलाड़ियों का भी कहना है, हसन अली ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि फैंस जो हैं हम उनकी कमी बड़ी शिद्दत के साथ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा महमूद साहब, मैं चूंकि आज का मैच बहुत बड़ा मैच है और फिर जाहिर है हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम ऑन द टेबल किस तरह परफॉर्म करती है। यानी अगर चार्ट की बात करें, रैंकिंग चार्ट्स की, तो इस वक्त आई थिंक टॉप 4 में हम हैं, लेकिन पोजीशन और मुस्तहकम हो सकती है आज का मैच जीतने के बाद, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो ये दोनों बड़ी टीम्स ऊपर खड़ी हुई हैं इस वक्त और आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं। पाकिस्तान की जो टीम है खासतौर पर, ये किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकती है आज का मैच जीतने के बाद? देखें, अब जो है आपको वो तो 2 टीमें ऊपर हैं, उसके बाद पाकिस्तान ये कि अच्छे मार्जिन से अगर जीतता है, ठीक है, क्योंकि आपको आपका जो रन रेट है वो नेगेटिव से निकल के आपको पॉजिटिव पे लाना है। गो के इस वक्त आप 3-3 मैच आपने खेले हैं और आप जो है वो टॉप 4 के अंदर मौजूद है, लेकिन आज का मैच जीतने से एक तो पाकिस्तान टीम का हौसला बहुत ठीक है बुलंद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसी मजबूत टीम को अगर आप हराते हैं और आपका रन रेट बेहतर होता है तो आप यकीनन ऊपर आएंगे। तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट जो वो 4 से है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है तीसरे नंबर पर आए, ताकि आगे जाकर आसानी हो। चूंकि बाज़ औक़ात फिर वर्ल्ड कप आगे जैसे मरहला बढ़ता है, चूंकि हर मैच ने आपने 6-6 मैच खेलने, राउंड रॉबिन के ऊपर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें फिर रन रेट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टीम्स के पॉइंट एक होते हैं लेकिन रन रेट की वजह से और फिर बहुत सारे जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से, तो पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। देखिए पाकिस्तान अच्छी टीम है, अगर परफॉर्म करता है और आउट टाइम पर करते हैं, रन्स करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की कोई भी टीम उस दिन, जो किसी भी टीम का दिन होता है उस दिन वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है, और यही वजह है कि जैसे हमने देखा कि नीदरलैंड ने उस दिन अच्छा परफॉर्म किया, अफगानिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने जो वर्ल्ड क्लास टीमें थी उनको आउट क्लास करके बाहर भेज दिया और मैच बड़े मार्जिन से वो लोग जीते। तो यही वजह होती है कि क्रिकेट के अंदर डिपेंड करता है कि उस दिन आपका दिन कैसे है, आप अपने पत्ते कैसे खेलते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं, मैच को कैसे लेके चलते हैं, जो आपके खिलाड़ी हैं, जो आपके कार्ड्स हैं, आप उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका जीत का रास्ता यकीनन हमवार होता है। सही। अच्छा, हमने कल देखा, एक छोटा सा जिक्र वो भी करना चाहूँगा, वहाँ किसी बिल्डिंग के ऊपर ब्लास्ट हुआ और हमने देखा कि ये एक अजीब सा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम का रवैया बहुत ज़बरदस्त रहा, पीसीबी का रवैया बहुत ज़बरदस्त रहा। अगर यहाँ भारतीय टीम होती और कोई इस तरह की सिचुएशन होती तो मेरा ख्याल ये फौरन भाग चुके होते हैं यहाँ से वर्ल्ड कप छोड़। ये तो भारत वहाँ सिलेंडर का धमाका हुआ रेस्टोरेंट में, और हमारे जो कुछ दोस्त हैं वहाँ, हमारी उनसे बात भी, जर्नलिस्ट, वो कोई बहुत ज्यादा दूर भी नहीं था, करीबी था, लेकिन देखिए पाकिस्तानी पैनिक नहीं आया, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आया। पाकिस्तान ने यकीनन, जब हमारी वजारत खारजा ने कहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और टीम की सिक्योरिटी को मुकम्मल हमें जमानत दी जाए, वो तो है, लेकिन पाकिस्तान टीम खेलती रही। कल पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेक्शन में हिस्सा लिया और ना हुकूमती सतह पर, ना अवामी सतह पर, ना खिलाड़ियों की तरफ से कहीं पर भी ये बात नहीं आई कि यहाँ हालात सही नहीं, हम नहीं खेले। लेकिन अगर भारत होता तो यहाँ अगर शबरात का पटाखा भी चल जाता ना, तो ये कहता है कि हम वापस जाते, दौड़ लगा देते और दौड़ लगा देते और इनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता। तो ये अच्छा, इसमें जग हसाई जो है वो भारत की ही हो रही है, मतलब ऐसी बात नहीं है। जो दीगर ममालिक हैं वो जिस तरीके से क्रिकेट, बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े एनालिस्ट ने ये कहा कि भारत का जो रवैया टूवर्ड्स क्रिकेट को, तो उससे वो सबताज कर रहा है, जो इस गेम की जो एक गेम की एक जो इंटेंसिटी थी, जो खूबसूरती थी, और तमाशाई इसको जिस तरीके से देखते थे। मतलब क्या आप देखें ना कि यहाँ से जाने के लिए आप वाघा बॉर्डर से अगर आप दे देते 1000-1500 वीजा ही पाकिस्तानियों को दे देते तो और बड़े कम खर्च में पाकिस्तानी बाई फुट जाकर यहाँ से मैच देख सकते थे। और कई पाकिस्तानियों ने प्रोग्राम बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने आखिर वक्त तक वीजे नहीं दिए। बिल्कुल जब मैच आखिरी होने लगा तो उससे एक दिन पहले इन्होंने दिए हैं वीजे। इवन आप देखें कि ज़का अशरफ जो चेयरमैन पीसीबी वो गए, उनके बेटे ने जाना था, तो कुछ लोग ऐसे थे जो दुबई से नहीं जा सके, वो फिर उनको वाघा के रास्ते बाई रूट जाना पड़ा। साहब बहुत, महमूद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। महमूद रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने का अंदाज है। उम्मीद करते हैं आज का सेगमेंट आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस नोट के साथ कि आज टीम पाकिस्तान जो है वो फतह हासिल करेगी और पॉइंट्स टेबल पर हम इंशाल्लाह बहुत ऊपर चले जाएंगे। ऑन दैट नोट कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।